देखो, सीए की पढ़ाई करने के लिए तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैम, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन रह रह कर दिल में एक सवाल आता है कि क्या जीएसटी से व्यापारियों का नुकसान होगा? नहीं नहीं, इससे व्यापारियों का कोई नुकसान नहीं होगा। इससे व्यापारियों को और फ़ायदा ही होगा, और इससे सिर्फ व्यापारी ही नहीं, इससे आम जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो क्या अगर कोई व्यापारी अगर राजस्थान से सामान लेकर दिल्ली आएगा तो क्या टैक्स पे टैक्स लगता चला जाएगा? नहीं, अब टैक्स फिक्स होगा। 12% है तो 12%, 18% है तो 18%। अब वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा। अच्छा, तो व्यापारी छोटा हो या बड़ा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, अब किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्स हटाकर सिर्फ एक टैक्स होगा, और वो है जीएसटी। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए देखिए हमारा आज का एपिसोड। जी हाँ, बिजनेस इनसाइड में एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूँ। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम गुड एंड सिंपल टैक्स भी कह रहे हैं, जिससे हमारे देश में अब हुई है सिर्फ सिंगल टैक्स मार्केट, और अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमें मिली है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं सबके जहन में। किस तरह से हमारे देश को ये एक नई तस्वीर देने वाला है, किस तरह से देश की पूरी दिशा ये बदलने वाला है, कैसे हम सबको एक आर्थिक आजादी जीएसटी के लॉन्च के बाद यानी 1 जुलाई 2017 के बाद मिलने वाली है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सब जानना चाहते हैं। तो इन्हीं सवालों पर ढेर सारे एपिसोड्स में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, और आज एक बार फिर से अपनी चर्चा को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आइए मिलकर स्वागत करते हैं उनका, जो अपनी कही गई हर बात से और अपनी लिखी हुई हर किताब से हम सबको इंस्पायर करते हैं। मुश्किल घड़ी से हमें कैसे आगे बढ़ना है, उससे लड़ना है, ये भी हमें सिखाते हैं, और जीने की नई दिशा हमें दिखाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं an author, a philanthropist and a great human being, साथ साथ सार्क के फाउंडर पार्टनर की श्री सुनील कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। तो सर, साथ साथ हम स्वागत करना चाहेंगे उनका भी, जिन लोगों को खास तौर पर हमने इनवाइट किया है। बहुत सारे सीएज हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। उसके साथ ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ आम लोग हैं, और आईटीआई के स्टूडेंट्स भी, आप सबका स्वागत। देखिए, जीएसटी को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि जिंदगी में किसी भी कठिन चीज को समझना होता है। लेकिन मुझे लगता है सर, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में इतना डिटेल्स में समझाया है कि अब हमारे व्यूअर्स भी इसके बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, जो मेरे पास मेल्स आए हैं उनमें से ही मैंने सिलेक्ट किया है, कि लोग जानना चाहते हैं कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसे समझ पाए। देखिए, मैं आपको पहले ये करेक्ट करूंगा कि इसको समझना कठिन नहीं है, इसको समझना आसान है, लेकिन समझना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बिल्कुल सिंपल टैक्स है कि ये टैक्स एक बार जरूर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कंज्यूम करेंगे, जिस स्टेट में कंज्यूम करेंगे उस स्टेट को टैक्स मिलेगा जी, और जो व्यक्ति आखिर में कंज्यूम करेगा वो उस पर टैक्स देगा। बाकी जितने लोगों ने टैक्स दिया है उन सबको क्रेडिट मिल जाएगा, या जो वैल्यू एडिशन की है उनको सिर्फ उसी पैसे पे टैक्स देना है। और इसको समझना आसान है कि आपको एक बार टैक्स जरूर लगेगा। अच्छा। अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति से आप ले लेते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो मतलब कि आप कुछ भी लें अपना व्यापार करने के लिए, कुछ भी आप खरीदेंगे, आगे सप्लाई करने के लिए खरीदेंगे, तो आपको टैक्स जरूर देना है। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से लिया तो आपको रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स भी खुद देना है, उसकी टैक्स इनवॉइस भी कुछ बनानी है, और उसकी रिटर्न भी खुद भरनी है। तो इसीलिए इसमें कोशिश की गई है कि हर व्यक्ति इसमें नंबर ले। उनको छोड़ के जो हमारे रिटेलर हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को माल बेचते हैं, उनके लिए अलग स्कीम बनाई गई है, कंपोजिशन स्कीम जिसे हम बोलते हैं। तो इसको समझना बड़ा आसान है। और इसके अलावा यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, तो आप हमारे जो मेल हैं जो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं उसमें देख सकते हैं, और हम हमेशा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबका जवाब देते हैं। गवर्नमेंट ने भी अपने ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें आप गवर्नमेंट से भी पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं नंबर, उसमें भी आप देख सकते हैं, देख के उस पर भी जवाब पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये सिंपल है। सही कहा आपने सर। लेकिन हमने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक जो लोग हैं उन्होंने ये हमसे सवाल किया, और उसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कुछ जो गुड्स थे वो पहले इंक्लूडेड नहीं थे, जिनको बाद में इसमें इंक्लूड किया गया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इन गुड्स पे तो पहले टैक्स नहीं लगता था, अब हमें इस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसका क्या जवाब दें उन्हें? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब लगभग सब चीज़ों पे टैक्स है। वो एक अलग बात है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे जीरो टैक्स है, लेकिन टैक्स सब पे है। इस रिजीम में कहते हैं कि सब कुछ हमने क्वांटिफाई करना है, मतलब सब कुछ
इनवॉइस जरूर बनेगी जिससे हमें पता लगे कि पूरा ट्रेड का फ्लो क्या है, कैसे कैसे ट्रेड का फ्लो है, कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पे सेल होता है। तो ये सब कुछ अकाउंट फॉर जरूर होना है, जिससे कि हमारी एक ऐसी रिजिम आए कि हर व्यक्ति के पास जीएसटी हो और जो जितना व्यापार करता है उस पर वो टैक्स जरूर दे, चाहे वो जीएसटी हो। और जब जीएसटी को अकाउंट फॉर करके अपनी सेल्स और परचेज लिखेगा वो, तो उसमें इनकम टैक्स भी बाद में अपने आप आ जाएगा। अगर वो इनकम टैक्स कुछ कमा रहा है इनकम, तो उस पर भी टैक्स दे। तो अल्टीमेटली हमारा देश उस दिशा में जा रहा है कि जितने लोग कुछ इनकम कमाते हैं वो टैक्स जरूर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, आज हमने कुछ मेल्स भी सिलेक्ट किए हैं, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में वादा किया था अपने व्यूअर्स से कि हम वो सारे मेल्स के जवाब देंगे जो उन्होंने हमें भेजे हैं। अच्छा, अमित ने हमें मेल किया लुधियाना से। सर, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से जीएसटी के लॉन्च के बाद उनका जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो घट सकता है और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा। साथ साथ उनका एक और सवाल है सर, वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनको ये कैसे पता लगेगा कि उनको जीएसटी अब किस तरीके से इनवॉइस जो है वो अपना काटना है। देखिए, जीएसटी का टैक्स इनवॉइस का परफॉर्मेंस सब जगह दिया हुआ है, वेबसाइट पे दिया हुआ है और उसको देख सकते हैं। उसी परफॉर्मे में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना जीएसटी नंबर, जिसको माल बेच रहे हैं उसका जीएसटी नंबर, उसके पूरे पर्टिकुलर्स, अपने पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट के कोड और उसके बाद जो टैक्स की परसेंटेज है और कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा, मतलब सीजीएसटी कितना, एसजीएसटी कितना, कितनी परसेंटेज टैक्स, उन सबको अलग अलग देना है। उसके बाद टैक्स इनवॉइस जारी करनी है। और ईज ऑफ डूइंग ये इसलिए है क्योंकि आपको अब टैक्स समझना आसान है। बिल्कुल सही। क्योंकि पहले बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते थे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे उनको ये लगता था कि उसमें एक्साइज भी लगती थी, वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। तो उसमें हमेशा एक कंफ्यूजन रहता था कि कितने पोर्शन पे क्या टैक्स देना है। तो उस सबको सिंप्लीफाई कर दिया और एक दूसरे का क्रेडिट नहीं मिला करता था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हो ही गई कि आपको, क्योंकि एक ही टैक्स है, तो आपको टैक्स में अपना जो समय है और अपनी क्रिएटिविटी जो है और अपना जो आपके पास जो समय है व्यापार करने के लिए, उसको उसी में लगाएं और टैक्स समझना आसान कर दिया। और अभी क्योंकि नया टैक्स है, बिल्कुल, लेकिन ये क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है जीएसटीएन नेटवर्क बनाया गया है, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, तो इसमें सब कुछ कंप्यूटराइज होने के कारण आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद देखेंगे। और बल्कि मैं दावे से कह सकता हूं कि 2 साल के बाद शायद आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हैं, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी हैं कि जो कि आपको सेल्स और परचेज को अपने सॉफ्टवेयर के जरिए से जीएसटी नेटवर्क में डाल देंगे। तो उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटेड है कि आपको इनपुट क्रेडिट कितना मिलना है, कितना आपका टैक्स जमा होना है। तो इसके बाद लोग ऐसा भी हल्ला मचा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि शायद सबको प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा कुछ समय शायद, लेकिन एक समय के बाद आप देखेंगे 1-2 साल के बाद तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के लिए आपको कोई प्रोफेशनल हायर नहीं करने पड़ेंगे। और ये इतना क्लियर कट लॉ बनाया गया है कि इसमें शायद लिटिगेशन भी कम हो। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे लगता है काफी साल पहले ही इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। अच्छा, डिफरेंट स्टेट्स के लिए सर डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है। ये जानना चाहती हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट एक्चुअली क्या होती है? इस लिमिट का मतलब है कि जैसे बहुत जो छोटा व्यापारी है वो 20 लाख तक उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना माल वैसे ही बेच सकता है। कुछ स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट और उत्तराखंड हो गया, इन स्टेट में 10 लाख की लिमिट रखी गई थी। अच्छा। कि 10 लाख से ऊपर अगर इस स्टेट में आप व्यापार करते हैं और एग्रीगेट अगर पूरे देश में आप 2-3 जगह व्यापार करते हैं और सब मिला के और उनमें से कोई एक स्टेट आपका इनमें पड़ता है तो 10 लाख पे आपको नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ पे और चर्चा करेंगे जीएसटी के बारे में, क्योंकि बातों बातों में हमारी चर्चा में ब्रेक लेने का वक्त हो जाता है। हमारे बहुत से सीएस तैयार हैं अपने सवालों को लेकर, उनके सवाल भी जानेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना शो बिजनेस इनसाइड। आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजते हैं, जो जब दूसरी ब्रांच में आप भेजेंगे तो आपका जीएसटी नंबर अलग होगा और उसका टैक्स भी उसी स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते हैं। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। मेरे कॉलेज में होने चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी, गुड ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई की सुविधा हो, वर्चुअल लाइब्रेरी और ई बुक्स किसी भी वक्त अवेलेबल हो, जहाँ स्कॉलरशिप के साथ साथ स्किल मिले, हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ एक सेफ्टी एनवायरनमेंट। ग्रेटर नोएडा कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर विमेन। मैं आप सबको आज जीएसटी की 2 नई बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्कीम गवर्नमेंट ने रखी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक है कंपोजिट स्कीम और दूसरी है मिक्स स्कीम। जो कंपोजिट स्कीम का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने रखा है उसमें यह है कि जो कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट या सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ में बंडल होके और कोई प्रोडक्ट, चीज़ या सर्विस सप्लाई होती है,
कि जो दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट या सर्विस है उसके ऊपर जो रेट है वो पूरी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर लगेगा। दूसरा कंसेप्ट गवर्नमेंट ने रखा है वो मिक्स स्कीम का है। मिक्स स्कीम का मतलब है जैसे कोई भी त्यौहार होते हैं तो बहुत सारे लोग गिफ्ट आर्टिकल्स या ड्राई फ्रूट के बॉक्स वो सब अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके साथ में बेच रहे हैं। तो यदि ऐसा कोई बॉक्स जो अलग अलग प्रोडक्ट के जिसके ऊपर अलग अलग रेट है वो इकट्ठा करके एक बॉक्स बना के साथ में बेच रहे हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा रेट है वो पूरे बॉक्स पर लगेगा। तो इस तरह गवर्नमेंट ने दो नए कंसेप्ट रखे हैं ये जीएसटी के रिजीम में, एक कंपोजिट स्कीम और एक मिक्स स्कीम। आज भी हम चर्चा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। आई एम श्योर कि जितने भी लोगों ने हमें मेल किया था उनके सवाल मैंने अपने शो पर ले लिए हैं, और भी जो सवाल हैं वो मैं जरूर अपने आने वाले सेगमेंट्स में और अभी के सेगमेंट में भी जरूर लूंगी। बट अभी जो आज का हमारा सेगमेंट है वो है सीएस सेगमेंट। जी हाँ, हमारे सभी सीएस यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने सवाल करने के लिए। तो सर आगे बढ़े और उनसे पूछें। जी, तो सबसे पहले कौन अपना सवाल पूछेंगे, बताइए। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सेल्फ सप्लाई पे भी जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा सेल्फ सप्लाई पे जीएसटी, क्योंकि अगर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजते हैं, जो जब दूसरी ब्रांच में आप भेजेंगे तो आपका जीएसटी नंबर अलग होगा और उसका टैक्स भी उसी स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, जो लास्ट में कंज्यूमर ले रहा है। तो आप अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी इनवॉइस रेज करेंगे और सामान भेजेंगे तो आपको टैक्स इनवॉइस ही जारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा था सर आपने शुरुआत में कि ये कोई कठिन नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन हाँ इसको समझने के लिए बस अवेयरनेस की जरूरत है और लिटरेसी की जरूरत है। वेल यहाँ पर एक और सीए तैयार है अपना सवाल पूछने के लिए, बताइए। क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है या नहीं? नहीं, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। उसको यदि कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो उसको परमानेंट जो नंबर जीएसटी का वो लेना पड़ेगा। कैजुअल अगर वो है तो वो नहीं इसका फायदा उठा सकता। इसके साथ ही और भी अभी एक शख्स है जो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। कौन पूछेंगे अभी? मेरा आपसे ये सवाल है कि जीएसटी में टाइम लिमिट ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स क्या है? टाइम लिमिट वही है जो हमारी इनकम टैक्स में हुआ करती थी कि जो आपकी एनुअल रिटर्न भरने की लास्ट डेट है उससे 6 साल तक आपको अपने सारे बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर संभाल के रखने हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मैं भी करना चाहती हूँ। जैसे टैक्स फाइलिंग की यहाँ पर बात हो रही है तो रिटर्न भरना और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा कुछ वक्त में आने वाले? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बनाया गया है कि जो भी डीलर है तो उसको सबसे पहले 10 तारीख को अपनी आउटवर्ड सेल जो होती है उसका एक रिटर्न भरनी है जिसे हम GSTR-1 बोलते हैं, और उसमें करेक्शन करने का अधिकार होता है दूसरी पार्टी को। यदि उसमें कोई करेक्शन होनी है तो 1A में करेक्शन होती है। उसके बाद जो उसकी इनवर्ट सप्लाई होती है उसके लिए वो रिटर्न भरता है 15 तारीख को। अच्छा। जो कि GSTR-2 होती है और उसमें भी दूसरी पार्टी को उसको करेक्शन करने का अधिकार होता है जो 2A में होता है। उसके बाद वो GSTR-3 भरता है जो कि फाइनल रिटर्न होती है उसकी। तो जब वो 1 भरता है उसमें सारे फिगर अपनी डालता है और उसके बाद जब उसे अपना GSTR-2 भरनी होती है तो पहला जो उसने भरा है वो अपने आप पॉपअप होकर उसमें आ जाता है। उसको दोबारा नहीं भरना पड़ता। और जब तीसरी बार जो फाइनल रिटर्न अपनी भरता है वो GSTR-3 में, तो उसमें दोनों जो उसने पहले भरी हुई हैं मैच हो जाती हैं और उसके बाद वो अपने आप पॉपअप होकर उसमें आ जाती हैं। तो ये नहीं कि उसको दोबारा रिटर्न भरनी है। एक ही रिटर्न के 3 पार्ट हैं। पहला आउटवर्ड सप्लाई, पहले उसकी रिटर्न भर दो, फिर इनवर्ट की भर दो और फिर अपनी एक पूरी की पूरी रिटर्न भर दो, जिससे कि जो कि आपको इनवर्ट सप्लाई जो आप ले रहे हैं उसका आपको क्रेडिट मिलना है और जो आउटवर्ड दे रहे हैं उसमें से आपका जो एडजस्टमेंट होनी है, जिसको आप बेच रहे हैं तो आपके लिए आउटवर्ड होगी, उसके लिए इनवर्ट होगी। तो ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे कि आप जिसको भी इनवॉइस दे रहे हैं और वो पूरी रिटर्न भरेगा, अपने टैक्स भरेगा, तो ही आपको आगे जाके क्रेडिट मिलेगा। तो इस तरह से रखा गया है ये सिस्टम कि इसमें आपको शुरू में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं 3 डेट पे भरनी पड़ेगी, लेकिन एक रिटर्न के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट 10 तारीख को भरना है, एक पार्ट एक तरह से 15 को और एक 20 को। अच्छा। बेशक नंबर भी इनके अलग अलग हैं कि पहले रिटर्न नंबर 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन सिंप्लीफाइड है। और क्योंकि कंप्यूटर में भरनी है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेके या किसी भी जो आपके पास सॉफ्टवेयर है वो सब इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, तो उसकी मदद से आप भरेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको 2 बार रिटर्न भरने के बाद लगने लगेगा कि सचमुच आसान सिस्टम है और ट्रांसपेरेंट है। आपको पता है कि अगर जिससे आपने माल लिया, जिसको दिया, उनमें से कौन टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा, कौन कंप्लायंस नहीं भर रहा, कौन अपनी टैक्सेस टाइम पे नहीं दे रहा और रिटर्न टाइम पे नहीं दे रहा। तो उससे आप फिर अगली बार डील करते हुए सोच सकते हैं उससे डील करना है या ऐसे आदमी से डील करना है जिसकी कंप्लायंस पूरी है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब ज्यादा सतर्क रहने की हर किसी को जरूरत है और टाइम को लेके जो लिमिट तय की गई है उसी लिमिट में आपको, उसी टाइम फ्रेम में आपको जीएसटी भरना होगा। इसके साथ ही एक और सीए हैं जो तैयार है। जी सीए सर आप बताएं। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि एक बिजनेसमैन अपनी ऑफिस
परचेज प्लान कर रहा है, कैन ही यूज़ द इनपुट ऑफ द GST इन हिज परचेज ऑफ द ऑफिस? गर्ग साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑफिस आप परचेज करते हैं, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो GST लगता है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। सिर्फ जो आप अपनी सर्विसेज देने के लिए जो सर्विस दे रहे हैं उसी पे मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगा। एक और सीए भी तैयार है अपना सवाल लेकर, बताएं कौन पूछेंगे अभी? मेरा क्वेश्चन ये है कि GST में कंप्लायंस रेटिंग क्या है? बिल्कुल ठीक, कंप्लायंस रेटिंग का मतलब है कि ये पहली बार जो हमारे बिजनेसमैन और जो व्यापारी हैं उनके अंदर एक अच्छा कंपटीशन रहे, और जो भी कंप्लायंस पूरे रखते हैं, अपने टैक्सेस टाइम पे देते हैं, अपनी रिटर्न टाइम पे भरते हैं, उनका कोई मिसमैच नहीं होता, और वो सारे के सारे कोड भी ठीक से भरते हैं, मतलब पूरा कंप्लायंस कर रहे हैं, उनको रेटिंग दी जाएंगी अच्छी। हाँ, जिससे कि जब वो डील करें तो अपनी रेटिंग मेंशन कर सकते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी या बहुत सारे PSUs और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कंडीशन लगाएं अपने टेंडर में कि जिसका कंप्लायंस पूरा होगा, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, उसी को हम देंगे, उसी से डील करेंगे। और जब आप किसी से माल परचेज कर रहे हैं आगे बेचने के लिए, तो आपको पता लग जाएगा अगर इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है तो ये टाइम पे देगा सब कुछ, तो आपको आगे क्रेडिट में दिक्कत नहीं आएगी। जो इनपुट क्रेडिट आपको मिलना है वो आपको ठीक से मिलेगा और टाइमली मिलेगा, तो आपका स्मूथ बिजनेस चलेगा। तो इसलिए एक रेटिंग का प्रोविजन रखा गया है जिससे सबको रेटिंग मिले, और अगर आपकी रेटिंग खराब होगी और कंटिन्यूस डिफॉल्ट होगा तो आपके नंबर को ब्लॉक भी किया जा सकता है। चलिए, तो मुझे लगता है सभी बिजनेसमैन को और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है कि उनकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर उनके बिजनेस में उनको इजाफा जरूर हो। इसी के साथ एक और सीए तैयार है अपना सवाल लेकर, बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करने में निल की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? आप बेशक रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी लिया हो आपने, लेकिन जो आपकी रिटर्न होती है GSTR 1, 2, 3, ये तीनों हमेशा भरनी पड़ेंगी आपको, चाहे आपका निल हो, चाहे आपने कोई व्यापार किया है कि नहीं किया। चलिए, ये तो सब सवाल हुए हमारे सीएस के। अभी और भी लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं, पर फिर से यहाँ पर एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। जब आप व्यापार करते हैं तो कई बार ऐसा कुछ व्यापारी सोचते हैं कि हमको टैक्स चोरी कर लें तो उससे टैक्स बचाएंगे तो शायद हमारी बचत होगी, लेकिन वो बचत नहीं है। वो जो इन्वेस्टमेंट टैक्स दे के हम करते हैं वो बहुत बड़ा वैल्यूएशन बढ़ाता है हमारे बिजनेस का। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। मेरे कॉलेज में होने चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी, गुड ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई की सुविधा हो, वर्चुअल लाइब्रेरी और ई-बुक्स किसी भी वक्त अवेलेबल हो, जहां स्कॉलरशिप के साथ साथ स्किल मिले, हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ एक सेफ्टी एनवायरनमेंट। Greater Noida College of Commerce for Women. आज आपको जो 1 जुलाई 2017 से GST एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, भारत सरकार ने जो किया है उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बेसिकली बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST पहले भारत में कई सारे टैक्सेस थे, जैसे सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, लेकिन GST आने के बाद ये सब टैक्स एबॉलिश करके सिर्फ वन टैक्स कर दिया है जिसका नाम है GST, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअली ये GST आने से सभी जो टैक्सेस थे वो एबॉलिश होके सिंगल रेट टैक्स हो गया है। थैंक यू। GST के नए प्रावधान में सालाना 36 रिटर्न जो मंथली के हिसाब से फाइल करने हैं और एक ये एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ऐसा एक डर का माहौल प्रसरा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मंथली रिटर्न है वो एक ही रिटर्न है, लेकिन उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसका सेल जो उसने सप्लाई की है उसका रिटर्न फाइल करना है। सेकंड, जो उसने परचेस किया है उसका रिटर्न फाइल करना है, और मंथली एक रिटर्न ऐसा फाइल करना है, वो दोनों को मिला के उसकी लायबिलिटी क्या है वो रिटर्न एक फाइल करना है। एक बार फिर से GST की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस तरह से आपके लिए, हमारे पूरे देश के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी बाकी है जिसके बारे में इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले कि मैं अपना सवाल आपसे करूं, बहुत सारे प्रोफेशनल CA स्टूडेंट्स तैयार हैं अपने सवाल करने के लिए। सबसे पहले कौन पूछेंगे सवाल, बताएं जी। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने सुना है साल में 37 रिटर्न्स फाइल करनी है, क्या ये सच है? एक तरह से सच है,
लेकिन इसको आसान तरीका है कि जो मैं आपको वही बता रहा था कि आपको रिटर्न का पहला पार्ट आउटवर्ड सप्लाई की 10 को भरनी है, इनवर्ड की 15 को भरनी है, मेन रिटर्न 20 को भरनी है, तो महीने में 3 हो गई, तो 12 महीने में 36 हो गई, और एक एनुअल रिटर्न। तो इस तरह से 37 लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे 37 रिटर्न नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक ही रिटर्न को आप महीने में 3 बार भरते हैं, एक बार एक पार्ट, एक बार एक पार्ट, एक बार एक पार्ट, तो हर महीने की 12 रिटर्न और एक एनुअल, 13 रिटर्न मेरे हिसाब से हुई। बहुत ही अच्छी बात और बहुत सिंपल शब्दों में आपने समझाया, और अभी आज मुझे पहली बार ये समझ में आया कि कितनी रिटर्न्स भरनी है एक्चुअली मुझको भी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इसके साथ ही और भी अभी एक शख्स हैं जो तैयार है अपना सवाल लेकर, बताइए। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या पेनल्टी पर भी जीएसटी लग सकती है? बिल्कुल लगेगा। किसी भी तरह की पेनल्टी अगर चार्ज करते हो आप, तो वो सर्विस मानी जाएगी और टैक्सेबल सर्विस मानी जाएगी, उस पर जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही एक और शख्स तैयार है अपना सवाल लेकर, बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक बेसिकली क्लाइंट है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसके 3 प्रोजेक्ट अदर स्टेट्स में चल रहे हैं, क्या मुझे अदर स्टेट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? यदि वो तीनों स्टेट से भी सप्लाई दे रहे हैं तो जरूर आपको उन तीनों स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, दिल्ली में भी लेना चाहिए, क्योंकि जो बाकी के 3 स्टेट हैं, अगर वहां आप नंबर नहीं लोगे तो वहां का जो इनपुट होगा, जो वहां आप गुड्स खरीदेंगे आगे सप्लाई करने के लिए, उसका इनपुट क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको उन 3 स्टेट में भी जीएसटी नंबर लेना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरह से जीएसटी का प्रचार बहुत अच्छे से किया गया, सरकार की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए, क्या आपको नहीं लगता कि रूरल इंडिया में थोड़े और भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए सरकार की तरफ से? मुझे लगता है जरूर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए हैं जो कि दूर दराज कस्बों और सब जगह जाके इसकी जानकारी दे रहे हैं, और आपका प्रोग्राम तो हर कस्बे और हर जगह देखा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सर, एक और सवाल तैयार है आपके लिए अभी। जी बताइए, कौन पूछेंगे अभी? मेरा सवाल यह है कि एक रजिस्टर्ड डीलर अगर अपने कुछ पेटी कैश एक्सपेंसेस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कर लेता है, तो क्या वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा या नहीं? देखिए, 5,000 से नीचे अगर वो होगा तो नहीं कवर होगा, 5,000 से ऊपर अगर होगा तो रिवर्स चार्ज में कवर होगा, और उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, उसकी टैक्स इनवॉइस भी जारी करनी पड़ेगी और रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, फिर उसका क्रेडिट भी ले सकते हो आप। अच्छा सर, एक सवाल हमें मेल के थ्रू आया है, वो जम्मू कश्मीर से है लेडी, और फातिमा उनका नाम है। उन्होंने कहा कि अभी अभी जम्मू कश्मीर में भी, इस स्टेट में भी पास किया गया जीएसटी को, तो पहले ना पास करने की कोई खास वजह रही होगी सर? नहीं, देखिए, स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट की हर एक असेंबली होती है, तो उसमें पास तो करना ही पड़ता है, तो कहीं जल्दी कहीं देर, लेकिन पास हो गया, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता था कि कुछ स्टेट्स में पास नहीं होता क्योंकि वहां की स्टेट्स को ये मंजूर ना होता? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये पास होने में समय इतना इसलिए लगा कि जब तक सब स्टेट की रजामंदी नहीं हो, जब तक ये नहीं हो सकता, वरना उस स्टेट से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि उस स्टेट में स्टेट के टैक्स भी लग गए और जीएसटी भी लग गया, तो फिर डबल टैक्सेशन हो जाता। पर हम बहुत सालों से चर्चा सुन रहे थे सर कि जीएसटी लागू होगा तो ऐसा होगा, या इस तरह से हमारी जो टैक्स मार्केट है वो चेंज होने वाली है, तो इतना वक्त क्यों लगा इसे आने में? क्योंकि इसमें जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक ऐसा इक्वेशन बने जिससे कि दोनों को लगे हमारी विन विन सिचुएशन है, किसी को लॉस ना हो, क्योंकि अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट जो पूरा टैक्स लेती थी, जैसे पहले वैट लगता था, उसमें पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट रख लेती थी, सर्विस टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैं बताया था, रख लेती थी, तो वो कंफ्यूजन में सबको लगता था कि हमें लॉस ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इससे पहले कि अगले सवाल की तरफ बढ़े, एक और सवाल आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी। जैसे हम कोई भी चीज में, कोई नई चीज जब हमारे देश में आती है, तो सरकार को भी तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे ना, तो इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, मतलब जीएसटी लॉन्च करने के बाद या आगे इसको आगे बढ़ाने में? मुझे लगता है कुछ नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि ये अब सब पूरी जगह लग गया है, सब डिपार्टमेंट के ऊपर लग गया है, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि उनकी सर्विसेज पहले बहुत सारी एग्जाम थी जिस पे लग गया, तो बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि चैलेंज हमेशा उठाती है और सक्सेसफुल होती है। चलिए, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो आप सबने इतने सारे सवाल किए। हमारे सीएसर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने इतने इंपॉर्टेंट सवाल हम सर से किए, और सर ने बहुत अच्छे से उनका जवाब दिया। अच्छा सर, चलते चलते आपका सिग्नेचर कमेंट हमेशा की तरह जानना चाहूंगी। तो मैं कहना चाहूंगा, जब आप व्यापार करते हैं तो कई बार ऐसा कुछ व्यापारी सोचते हैं कि हमको टैक्स चोरी कर लें तो उससे टैक्स बचाएंगे तो शायद हमारी बचत होगी, लेकिन वो बचत नहीं है। वो जो इन्वेस्टमेंट टैक्स देके हम करते हैं, वो बहुत बड़ा वैल्यूएशन बढ़ाता है हमारे बिजनेस का, क्योंकि जब हम टैक्स देते हैं तो हमारी क्वांटिफाई होती है सेल्स और प्रॉफिट, और हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन हमेशा सेल्स और प्रॉफिट, टॉप लाइन और बॉटम लाइन से जानी जाती है। इसलिए जरूर टैक्स देना चाहिए, और इस रिजीम को खुल के आगे आना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अपने सभी व्यापारी एसोसिएशन सब मिलके तय करें कि इसको हम पूरी तरह से अच्छी तरह लागू करें, और मिलके सब पूरी तरह जो भी टैक्सेबल लायबिलिटी है पूरी तरह से उनका भुगतान करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सर, जो आप यहाँ पर आए और इतनी सारी नॉलेज एक बार फिर से हमारे साथ शेयर की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
चलिए इसी के साथ जीएसटी पर चर्चा आज के लिए बस इतनी ही। एक बार फिर से हम हाजिर होंगे एक और खास टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, और बिजनेस इनसाइड में यूं ही बिजनेस से जुड़ा ज्ञान आपको हमेशा देते रहेंगे, टिप्स आपको देते रहेंगे ताकि अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकें। और हाँ, आप अपने इस शो में हमेशा अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, फोन नंबर्स भी हैं, आप चाहें तो SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। फिलहाल बिजनेस इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।